नमस्कार साथियों, मैं अंकित। स्वागत है आपका भारत में अंग्रेजी राज के इस एपिसोड में। साथियों, आज भी भारत में 80% से अधिक व्यवस्थाएं वही चल रही हैं जो 1947 के पहले से मौजूद हैं, जिसमें भारत की शासनिक, प्रशासनिक, राजकीय, आर्थिक, शहरी और गांव की व्यवस्थाएं शामिल हैं। हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में संसाधन, श्रम शक्ति, करोड़ों नौजवानों की काबिलियत, तकनीक सब कुछ मौजूद होने के बावजूद भी देश में लगातार गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और तरह तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और इन सब के पीछे इन अंग्रेजी व्यवस्थाओं का भी एक बड़ा हाथ है। पूरी दुनिया जानती है कि अंग्रेजों ने छल और कपट से ही भारत पर अपना कब्जा जमाया था। जहां जहां अंग्रेजी शासन फैलता जा रहा था, वहां वहां का समृद्ध और खुशहाल समाज दरिद्रता की चपेट में आता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी शासन के आने से भारत इसलिए दरिद्र होता चला गया क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में कुछ अलग व्यवस्थाएं लागू कर दी थीं, बल्कि सच ये है कि अंग्रेजों ने भारत में वही सब व्यवस्थाएं लागू करी जो व्यवस्थाएं ब्रिटेन में पहले से चल रही थी। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अंग्रेजों का शासन भारत पर हुआ तब के ब्रिटेन की प्रजा की स्थिति क्या रही होगी। आज तक अधिकतर इतिहासकारों ने ब्रिटेन के बारे में जब भी बताया है और जितना भी बताया है तो ब्रिटेन के शाही परिवार, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटेन की थोड़ी बहुत राजनीति के बारे में बताया है, लेकिन यूरोप और ब्रिटेन के समाज के बारे में नहीं बताया। जब यूरोप की जातियां भारत की चकाचौंध को देखकर भारत की तरफ खिंची जा रही थीं, उस समय के ब्रिटेन के समाज की स्थिति क्या थी, उस समय का यूरोप का समाज किस तरह से जीता था, यह बात हमें नहीं बताई गई है। 16वीं और 17वीं सदी के इंग्लिस्तान की हालत का बयान करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार ड्रेपर लिखता है, किसानों की झोपड़ियां नरसलों और छड़ियों की बनी हुई होती थीं, जिनके ऊपर गारा पोत दिया जाता था। घर में घास जलाकर आग तैयार की जाती थी और धुएं के निकलने के लिए कोई जगह ना होती थी। जिस तरह का सामान उस समय के एक अंग्रेज किसान के घर में होता था और जिस तरह की जिंदगी वह बसर करता था, उससे मालूम होता है कि गांव के पास नदी के किनारे जो ऊद बिलाव मेहनत से मांद बनाकर रहता है, उस ऊद बिलाव की हालत में और उस किसान की हालत में ज़्यादा फर्क ना था। सड़कों पर डाकू फिरते थे, नदियों पर समुद्री लुटेरे और लोगों के कपड़ों और बिस्तरों में जुएं। आमतौर पर लोगों की खुराक होती थी मटर, उड़द, जड़ें और दरख्तों की छालें। कोई ऐसा धंधा ना था, ना कोई तिजारत थी जिससे बारिश ना होने की सूरत में किसान दुष्काल से बच सके। मौसम की सख्ती से बचने का मनुष्यों के पास कोई उपाय ना था। आबादी बहुत कम थी जो महामारी तथा अन्न के अभाव में घटती रहती थी। शहर के लोगों की हालत भी गांव के लोगों से कुछ अच्छी ना थी। शहर वालों का बिछौना भुस का एक थैला होता था, तकिए की जगह लकड़ी का एक गोल टुकड़ा। जो शहर वाले खुशहाल थे वे चमड़े के कपड़े पहनते थे और जो गरीब होते थे वे अपने हाथ और पैरों पर पुआल की पूलियां लपेटकर अपने को सर्दी से बचाते थे। जिन शहरों में शीशे या तेलपत्र की कोई खिड़की तक ना होती थी, वहाँ किसी तरह के कारीगर के लिए कोई गुंजाइश कहाँ थी। कहीं कारखाना ना था जिसमें कोई कारीगर आराम से बैठ सके। गरीबों के लिए कोई वैद्य ना था। सफाई का कहीं कोई इंतजाम नहीं था। तो ये ब्रिटेन के 16वीं और 17वीं सदी के समाज की स्थिति है। इस स्थिति के बारे में और भी बहुत सारे लेखकों ने लिखा है, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम हमलों की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों से पहले भी भारत के ऊपर सैकड़ों सालों तक अनेक हमले हुए और सैकड़ों सालों तक भारत ऐसे हमलों का जवाब देता रहा। जब ऐसे ही हमले यूरोप और ब्रिटेन के ऊपर हुए, तब इन हमलों का यूरोप के ऊपर क्या असर पड़ा, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिन आक्रमणकारियों को भारत की सीमाओं के किनारे वाले राज्यों ने ही खदेड़ दिया था, उन्हीं आक्रमणकारियों ने अपने आक्रमणों से यूरोप की जाति और सिंहासनों को बर्बाद कर रखा था। ईसा की 5वीं सदी में ही हूण जाति ने, जिसने भारत पर भी आक्रमण किया था, यूरोप के कास्पियन समुद्र और डैन्यूब नदी के बीच अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। रोम के निर्बल सम्राट तक इन हूण सम्राटों को खिराज देते थे। पूरी यूरोपियन जाति को सदियों तक हूणों ने बुरी तरह से गुलाम बनाकर रखा। इन हमलों के बारे में इतिहास लेखक बुइसोनेद लिखता है, 9वीं और 10वीं सदियों में नए हमलों ने पश्चिमी यूरोप भर में बर्बादी फैला दी।
स्कैंडिनेविया के डाकुओं ने, जिन्हें नॉर्थमैन कहते थे, सन 830 से 911 तक करीब एक सदी तक जर्मनी के समान दुष्ट पराक्रम जारी रखे। उन्होंने जनता का संहार किया, लोगों को गुलाम बना लिया, नगरों को जला डाला और ईसाई जर्मनी, लॉ कंट्रीज हॉलैंड और बेल्जियम, पश्चिमी फ्रांस, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लिस्तान को लूट लिया या बर्बाद कर दिया। पूर्वी यूरोप में हूण और अवार जातियों के भाईबंद मगियार जाति ने डैन्यूब के मैदानों में और मध्य यूरोप, उत्तरी इटली और पूर्वी फ्रांस में बर्बादी फैला दी। दक्षिण यूरोप में बर्बर और अरब जाति के लुटेरों, सैरसेन लोगों ने इटली के समुद्र तट और पास के टापुओं में, प्रोवेंस में और डोफाइन, दक्षिण पूर्वी फ्रांस में लूटमार जारी रखी। असभ्य जातियों के हमलों ने एक सच्ची आफत बरपा रखी थी। 200 साल के अंदर ही ईसाई रोमन साम्राज्य का वह व्यवस्थित भवन, जिसकी छाया में मजदूरों और कारीगरों ने उन्नति की थी और मालामाल हो गए थे, पश्चिमी यूरोप में नींव से लेकर शिखर तक उलट गया। पूर्वी यूरोप में भी इसकी बुनियादें बेहद खोखली हो गईं। हर तरफ खंडहर दिखाई देते थे। व्यवस्था की जगह अव्यवस्था और अराजकता का राज था। कानून की जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर था। धन की उत्पत्ति हर रूप से रुक गई थी। जो खजाने पिछली नस्लों ने जमा कर रखे थे वे तितर बितर हो गए और आर्थिक और सामाजिक उन्नति रुक गई। यूरोपियन लेखकों के शब्दों में ही यूरोप पर एशियाई जाति के इन हमलों का हमने आपके सामने जिक्र किया और इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि यूरोप की सीमाएं भारत की तुलना में कितनी कमज़ोर थीं, क्योंकि भारत के ऊपर जब इन्हीं आक्रमणकारियों ने हमला किया तो भारत ने इनका जोरदार जवाब दिया और भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा सफलतापूर्वक करी। यूरोप के इन लेखकों के बयानों से आपको उस समय के यूरोप के समाज की स्थिति का अंदाजा हो गया होगा। आने वाले वीडियोस में हम आपको यह भी बताते रहेंगे कि जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन हो गया तब भारत के समाज की स्थिति और ब्रिटेन के समाज की स्थिति में क्या अंतर था, और यह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप व्यवस्थाओं का समाज पर क्या असर पड़ता है इस बात को नहीं जान पाएंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा कि वर्तमान में भारत में जो भी व्यवस्थाएं प्रचलन में हैं वो भारत को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं भारत में अंग्रेजी राज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।